देखिए, धर्म को दो चीज़ों में समझिए। एक तो आजकल जिसे धर्म कहा जाता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब कम्युनिटीज़ हैं। हिंदुओं को सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और ये धर्मनिरपेक्ष बनाकर उन्हें उनकी संस्कृति से दूर किया गया। इसीलिए शनै ये समाज मर रहा है। उसका कारण यही है कि इन लोगों को ये बताया गया कि धर्म अफीम है, धर्म बेकार की चीज़ है, धर्म का कोई लेना देना नहीं। यही बात कोई मदरसे में जाके नहीं कहेगा। क्या एक डिग्री होती है, उसको मिलने के बाद आप अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा ज्ञान है तो आप अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकते हैं? आचार्य शब्द जैसे निरुक्त आदि में जो आता है, आचार्य शब्द का अर्थ है कि जो आचरण से शिक्षा दे उसे आचार्य कहते। क्यों आपको लगा कि स्वदेशी शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है? एक सैनिक में और एक आतंकवादी में कितना अंतर होता है? नाम मात्र का। ये बाल बराबर अंतर होता है। दोनों साहसी हैं, ये भी साहसी वो भी साहसी, दोनों में वीरत्व खूब भरा है। अंतर इतना है, सिपाही को ये पता है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर नहीं चलानी। आतंकवादी को ये पता नहीं कि गोली किस पर चलानी है, किस पर नहीं चलानी। मैं एजुकेशन में कुछ भी नहीं बदलना चाहता, न ये स्कूल, न ये कॉलेज, न कुछ भी। मैं केवल ये चाहता हूँ कि इस एकेडमिक एजुकेशन के भीतर लाइफ एजुकेशन और आ जाए, बस। गुरुकुल इस दिशा में कितना कारगर मानते हैं? बात ये थोड़ी सी कठोर लगेगी, लेकिन समस्या ये है कि नालंदा को जलाए जाने से लेके, विक्रमशिला को जलाए जाने से लेके, वल्लभी, पुष्पगिरी और उदयंतपुरी को बर्बाद किए जाने से लेके इस देश में गुरुकुलों की बर्बादी की एक लंबी कहानी है। 1822 में एडम विलियम्स कोट करता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं देश में। और आज अगर पूरे देश में देखो तो आपको गुरुकुल कहाँ मिलते हैं? जो गुरुकुल हैं भी, या तो वो अपने गुरुकुल होने का अस्तित्व खो चुके हैं, और जो गुरुकुल हैं वो ढूंढे से आपको नहीं मिलेंगे, और उनमें अधिकांश किसी तरह अपना जीवन चला पाते हैं, भोजन तक मुहैया नहीं हो पाता। मैं आने वाले 10 सालों के बारे में बात करें, आपको लगता है कि गुरुकुल का कल्चर बढ़ सकता है भारत में? बेसिकली आम समाज की समस्या ये है कि वो सिलेबस में और पॉलिसी में अंतर नहीं समझता। हमें यह कह दिया गया कि भैया अकबर नहीं पढ़ाया जाएगा, शिवाजी पढ़ाया जाएगा, तो हमने सोचा पॉलिसी चेंज हो गई, सिलेबस चेंज हुआ है। गुरुकुल का मतलब है वो आधुनिकतम शिक्षा जिसमें आर्यभट्ट पढ़े। हमारे यहाँ बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन था जिसे खत्म कर दिया गया, और बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन के आधार पे घर से आने जाने वाली शिक्षा हो गई। घर से आने जाने वाली शिक्षा में बालक उस समाज की गंदगी में खो के रह गया। वो देखता है देवरानी जेठानी के झगड़े, वो देखता है चाचा के और पापा के झगड़े। भेद वो लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं ना, मैं अपने मजहब की शिक्षा जरूर दूंगा। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज भी हमारे साथ मंथन पर एक खास चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान है, मंथन करने के लिए एक खास मेहमान है। हमारे साथ हैं श्री योगेश भारद्वाज जी, आचार्य योगेश भारद्वाज जी, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और फिलॉसफी के टीचर। हालांकि जब शो हमारा शुरू हुआ था तो उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोला अतिशयोक्ति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, बहुत ही डिसेंट सा आप मेरा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इसी के चलते एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपका। हालांकि आपके कार्य जो हैं उनके बारे में हम शो के दौरान बात लगातार करते रहेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण मंथन में। धन्यवाद आपका स्मृति जी। योगेश जी, अगर मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँ कि आजकल जो सोसाइटी है उसमें आचार्य शब्द बहुत आसानी से लोग अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये शब्द फैल रहा है, और मतलब कि पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए या कैसे भी, वो तो खैर आप मुझे बताएंगे बेहतर, क्यों आचार्य शब्दों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा पहली बात है बढ़ रहा है? और जो भी धर्म की बातें करता है या जो भी ज्ञान की बातें करता है, क्या एक डिग्री होती है, उसको मिलने के बाद आप अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा ज्ञान है तो आप अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकते हैं? डिग्रीज़ तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो होती हैं डिग्री, तो उसमें बीए को सामान्य तौर पे संस्कृत या फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो बीए को शास्त्री कहते हैं और एमए को आचार्य कहते हैं। अब जो आधुनिक संस्थान है, जैसे एम्स जैसे आधुनिक संस्थान है, वहाँ भी जाएंगी तो प्रोफेसर के नीचे जहाँ हिंदी लिखी मिलेगी तो प्रोफेसर की हिंदी आपको आचार्य मिलेगी। तो आचार्य आज एक आधुनिक दुनिया में एक अलग तरह का डेजिग्नेशन है। लेकिन अगर मैं इसे देखूं गुरुकुल के दृष्टिकोण से, तो गुरुकुल में आचार्य या तो व्याकरण के निष्णात को कहा जाता है या तो दर्शन आदि के निष्णात को कहा जाता है, जिसने व्याकरण में या दर्शन में योग्यता प्राप्त की हो और उनके आचार्य ने कहा हो कि हाँ अब आप इस योग्य हैं कि स्नातक हो गए हैं, आप जाइए समाज के क्षेत्र में अपना चुन के अपना काम कीजिए, तो उन्हें आचार्य कहते हैं।
आजकल ये परिस्थिति निश्चित रूप से है कि मैं थोड़ा सा कख जाना और मैंने अपने नाम के साथ आचार्य लगाना शुरू कर दिया। मैं किसी गुरुकुल में नहीं गया, किसी गुरुकुल के मैंने किसी आचार्य के चरण नहीं दबाए, मैंने कहीं धूल नहीं पाई किसी विद्वान के चरणों की, और मैं केवल इसलिए कि मैं मंच पे बैठूंगा लोग मुझे उस दृष्टि से देखें कि भाई ये बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे मेरी योग्यता कुछ भी हो, ऐसा आचार्य लगाने का एक प्रचलन चल पड़ा है। मेरे नाम के साथ भी प्रारंभिक तौर पर जब आचार्य लगा तो मैं एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाता था, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता था उस विद्यालय में अध्यापकों को आचार्य कहने की परंपरा थी। वहाँ अध्यापकों को मतलब सर या दूसरे शब्दों से नहीं बुलाया जाता था, तो वहाँ से आचार्य बहुत प्रसिद्ध हो गया क्योंकि क्षेत्र में ख्याति फैली, तो क्षेत्र में आचार्य योगेश भारद्वाज, आचार्य योगेश भारद्वाज। बाद में मैं गुरुकुलों की तरफ गया, गुरुकुलों से जुड़ा और अब मैं गुरुकुल चलाता भी हूँ, तो इसलिए भी वो आचार्य शब्द और पक्का हो गया है। समाज में भी उस तरह से काम करता हूँ, लेकिन ये पक्का है कि मैं आचार्य शब्द की गरिमा को, मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहूँगा कि आचार्य शब्द की गरिमा को हमें बचाए रखना चाहिए। जो योग्यता वाले हों उन्हें ही आचार्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो गरिमा खो जाएगी। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ याद आ जाती है योगेश जी, जैसे बचपन में जब हम लोग अपने ननिहाल जाते थे तो हम लोग तो अपना, क्योंकि शहर में रहते थे, तो अपने स्कूल में अपने जो टीचर्स हैं उनको सर मैम करके बात करते थे। लेकिन वहीं पे जब हम अपने कस्बों में जाते थे तो वहाँ पे ये रहता था कि शाम को आचार्य जी पढ़ाने आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था आचार्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो हमारे लिए जो अध्यापक हुआ करते थे, जैसे मैं पूछती थी, छोटी थी तो पूछती थी कि आचार्य, पहली बात है आचार्य क्यों बोलते हैं। अच्छा, आचार्य जी आ रहे हैं तो वो आपके अध्यापक हैं, आपके स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो कहते हैं हाँ स्कूल में भी पढ़ाते हैं, वो आचार्य जी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी जब आप हिंदी में अब कहते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, अपने अध्यापक को, टीचर को, तो मुझे लगता है आचार्य शब्द का प्रयोग, जैसा आपने भी बताया, वहाँ से शुरू हो जाता है। नहीं, आचार्य शब्द जैसे निरुक्त आदि में जो आता है, आचार्य शब्द का अर्थ है कि जो आचरण से शिक्षा दे उसे आचार्य कहते हैं। जी जी, वही। हमारे यहाँ गुरुकुलों में जो पढ़ाते थे वहाँ खाली एकेडमिक एजुकेशन नहीं थी, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ लाइफ एजुकेशन भी शामिल थी। मॉरल साइंस होती हाँ, थी जी। वो लाइफ एजुकेशन वो लोग अपने जीवन से देते थे, अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि देखो मैं जीवन ऐसे जीता हूँ, तुम भी जीवन ऐसे जियो। तो वहाँ से आचार्य शब्द आता है। अब तो मुझसे बहुत छोटी हैं आयु में, तो मैंने नहीं सुना, मतलब मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ कि मैंने नहीं सुना। हमारे बचपन से ही अंग्रेजी का एक शब्द चलता था अध्यापक के लिए, और उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों को ब्लेंड किया गया था, मास्टर जी। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में मास्टर से आप मास्टर साहब या मास्टर जी कहते थे। अब मेरे पिता भी अध्यापक रहे, तो इसलिए भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि मास्टर जी या मास्टर साहब कहते रहे। तो आचार्य शब्द कुछ स्पेशल स्कूल होते थे जिनके अध्यापकों को जो है आचार्य जी कहा जाता था। स्पेशल स्कूल की मैं बात बता रही हूँ जहाँ पे वो आचार्य बोलते थे। और वो धोती पहनना और वो वेश से, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे अगर आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूं कि जैसे जो आपकी विचारधारा है, खासकर जो वैदिक कल्चर को लेकर के है, वैदिक साइंस को लेकर के है, वैदिक विचारधारा जो है, फिर राष्ट्रवाद आपकी, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने अपने कहीं भी स्पीचेस दिए हैं, कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई। हिंदुत्व के लिए जो आपका झुकाव है, जिस तरह से आप बात करते हैं, और स्वदेशी शिक्षा को लेकर के आपने बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रखी है। ऐसे में कहाँ से ये शुरुआत हुई? क्योंकि एक बात तो आपने अभी बताई कि आपके फादर भी अध्यापक रहे, तो कहाँ से आपको लगा कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में? क्यों नहीं आपने ये सोचा कि मैं विदेश चला जाता हूँ, वहाँ पे कुछ अपना पढ़ाई करके, डिग्री ले करके, अपना PhD करके वहाँ पे सेटल होने? क्यों आपने ये सब चीज़ें सेलेक्ट करी, और कैसी थी आपकी अर्ली लाइफ? अच्छा, पहले मैं नॉर्मल स्कूलिंग से पढ़ा हूँ, मतलब नवोदय स्कूल सुने होंगे आपने, तो प्रारंभ में नवोदय स्कूल में भी गया, फिर वहाँ से लौट आया था। तो नॉर्मल स्कूलिंग है, नॉर्मल एजुकेशन मेरी हुई। ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैं साइंस बैकग्राउंड वगैरह से रहा हूँ। उसके बाद मैं गुरुकुलों की तरफ आया हूँ, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मेरे पीछे जो अध्यापन हुआ वो मेरी माँ का हुआ। मेरी माँ एक अच्छी विदुषी स्त्री थी, बहुत कम आयु में चली गई, उनका देहांत हो गया, लेकिन 3 भाषाओं में समान अधिकार से काव्य कर लेती थी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में।
ऐसी योग्य माँ, मतलब मैं जैसे कोई थाली में भोजन करने के बाद उच्छिष्ट छोड़ दे, तो मेरी जितनी योग्यता है वो मेरी माँ का उच्छिष्ट मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरी माँ ने प्रारंभ से ही मुझे बताया कि संस्कृति क्या है, राष्ट्र क्या है, और इस राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व क्या हैं, उन दायित्वों की आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकता है कि हम उन दायित्वों का निर्वाह करें। और जब मैं नॉर्मल लाइफ में आया, जैसे नौकरी करता था, मैंने कहा मैं अध्यापक था, तो अध्यापन मैं करता था, तो ये बात हमेशा परेशान करती थी कि माँ एक जिम्मेदारी देकर गई और मैं जिम्मेदारी नहीं निभा सका। मैं हिंदुओं के जिस सेक्ट से आता हूँ, जिस धड़े से आता हूँ, वहाँ मिशनरी तैयार किए जाते हैं, मतलब तैयारी मिशनरी किए जाते हैं। तो मैं तो मिशनरी था नहीं, नॉर्मल लाइफ, पत्नी बच्चे सब वो जीता था। लेकिन ये चीज़ कहीं परेशान करती थी भीतर कि मेरे माँ का जो निर्देश था और राष्ट्र के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, जो मुझे फीड किया गया है, वो कहीं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर मैंने गुरुकुलों की ओर रुख किया और काम करना शुरू किया कि इस देश की वास्तविक मूल संस्कृति क्या है, इस देश का मूल अस्तित्व क्या है, और इस देश का वास्तविक अभिव्यक्ति क्या है, और वो राष्ट्रीय वास्तविक अभिव्यक्ति लोगों के बीच में कैसे जाए। इसीलिए स्वदेशी शिक्षा को लेकर के आपने अपना जो गुरुकुल सिस्टम है उसमें आपने काफ़ी काम कर रहे हैं, और आर्ष गुरुकुलम के आप कुलपति हैं। और आपने अच्छा, इसी चीज़ से मैं रिलेट करती हुई एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि देश के एजुकेशन सिस्टम को जब आप देखते हैं, क्यों आपको लगा कि स्वदेशी शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है? मैंने अभी एक संकेत किया था आपसे कि हम शिक्षा से चाहते क्या हैं, किसी भी चीज़ से हमारी अपेक्षा क्या है। आप यहाँ जर्नलिस्ट हैं, ये काम कर रही हैं, आप ये यहाँ मुझसे सवाल कर रही हैं, और ऐसे कितने सवाल आप दिन भर लोगों से करती होंगी। इसके पीछे कोई तो उद्देश्य होगा आपका। हम कुछ भी करते हैं, क्या उसके पीछे हमारा उद्देश्य नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या निरुद्देश्य कोई भी आदमी कोई काम करता है? एक शराबी आदमी अगर शराब पीता है तो उसके पीछे भी उसका एक उद्देश्य होता है। वो बेचारा परेशान है, वो बात अलग है कि उससे परेशानी छूटेगी कि नहीं छूटेगी, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे एक उद्देश्य खड़ा होता है, निश्चित रूप से एक उद्देश्य खड़ा होता है। तो ये जो शिक्षा हमारी है, इस शिक्षा के पीछे उद्देश्य क्या है, यह निर्माण क्या करना चाहती है। तो इसके प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसके प्रोडक्ट हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसके प्रोडक्ट उद्योगपति हैं, राजनेता हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ साफ दिखाई देती है, एकेडमिक लेवल पर यह एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कमाल के सर्जन्स निकाले जा रहे हैं, कमाल के इंजीनियर्स हैं, कमाल के राजनेता हैं, कमाल के उद्योगपति हैं। लेकिन एक चीज़ जो लैक करती है इस एजुकेशन में, वो है लाइफ एजुकेशन। वेद कहता है कि मनुष्य को क्या बनाना चाहिए, तो कहता है मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहिए। जैसे आप हैं, आप एक स्त्री हैं, पर यदि मैं आपके भीतर से उस प्रोजेस्टेरोन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें खींच लूँ, आपके भीतर का स्त्रीत्व खींच लूँ, आपके भीतर का ममत्व खींच लूँ, आपके भीतर की कोमलता और उदारता खींच लूँ, आपके भीतर की जिजीविषा को मैं समाप्त कर दूं, तो क्या आप स्त्री होकर भी अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगी? एक सर्जन अगर मनुष्य नहीं होगा और सर्जन बनेगा, किडनी निकाल के बेचेगा। एक इंजीनियर अगर मनुष्य नहीं होगा, इंजीनियर होगा। अभी बिहार में गिरा ना, कितने करोड़ का पुल गिरा, 1200 करोड़ 1700 करोड़ कितने का पुल गिरा। इस सारी परिस्थितियां देश में चारों ओर चल रही हैं। एक सैनिक में और एक आतंकवादी में कितना अंतर होता है? नाम मात्र का, ये बाल बराबर अंतर होता है। दोनों साहसी हैं, ये भी साहसी वो भी साहसी, दोनों में वीरत्व खूब भरा है, दोनों के पास बंदूक है, दोनों निशाना लगाना जानते हैं, लोग वो मारना जानते हैं, हिम्मत बहुत है। अंतर इतना है, सिपाही को ये पता है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर नहीं चलानी। आतंकवादी को ये पता नहीं कि गोली किस पर चलानी है, किस पर नहीं चलानी। कसाब नाम का एक आदमी बम्बई में उतरा, धड़ धड़ करके गोलियां मार दी, 150 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। उनमें मुस्लिम बच्चे भी मारे गए। वो कहता मैं अपने मज़हब को बचाने आया हूँ, इन लोगों से मेरे मज़हब को खतरा है। 6 साल के बच्चे से तुम्हारे मज़हब को खतरा, 1.5 साल के बच्चे से खतरा है। तो बेसिकली क्या है, इस आदमी के हाथ में गन दी गई, लेकिन इसे मनुष्य नहीं बनाया गया। अगर मनुष्य भी बनाया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जिस एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं एजुकेशन में कुछ भी नहीं बदलना चाहता, न ये स्कूल, न ये कॉलेज, न कुछ भी। मैं केवल ये चाहता हूँ कि इस एकेडमिक एजुकेशन के भीतर लाइफ एजुकेशन और आ जाए, बस। और गुरुकुल इस दिशा में कितना कारगर मानते हैं? जो गुरुकुल का जो सिस्टम आप भी काम कर रहे हैं, और लगातार बहुत लंबे अरसे से गुरुकुल हमारे देश में है, रहा है, और गुरुकुल की परंपरा रही है। बात ये थोड़ी सी कठोर लगेगी, लेकिन समस्या ये है कि नालंदा को जलाए जाने से लेके, विक्रमशिला को जलाए जाने से लेके,
वल्लभी, पुष्पगिरी और उदयंतपुरी को बर्बाद किए जाने से लेके इस देश में गुरुकुलों की बर्बादी की एक लंबी कहानी है। 1822 में एडम विलियम्स कोट करता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं देश में। मैं किसी भारतीय विचारक की बात नहीं रख रहा हूँ, ये उनकी बात है जो इस देश की संस्कृति से कोई नाता नहीं रहते, जिनकी जड़ें इस देश से नहीं। एडम विलियम्स इस देश की संस्कृति को बदलना चाहता है। वो कहता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं और आज अगर पूरे देश में देखो तो आपको गुरुकुल कहाँ मिलते हैं? जो गुरुकुल हैं भी या तो वो अपने गुरुकुल होने का अस्तित्व खो चुके हैं, स्कूलों में तब्दील हो गए हैं। सामान्य पाठ्यक्रम चलते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, ये सामान्य एजुकेशन ही तो चल रही है। और जो गुरुकुल हैं वो ढूंढे से आपको नहीं मिलेंगे और उनमें अधिकांश किसी तरह अपना जीवन चला पाते हैं, भोजन तक मुहैया नहीं हो पाता है। न सरकारें सहयोग करती हैं, न समाज सहयोग करते हैं। जहाँ से ऐसे लोग निकल रहे हैं कि निकलकर बंदूक उठाकर लोगों को मार डालेंगे, ऐसे शिक्षण संस्थानों को सरकारें सहयोग करती हैं, पैसा देती हैं। लेकिन क्या इन गुरुकुलों को पैसा पहुंचता है? ऐसी स्थिति नहीं है। तो गुरुकुलों पर जो आप कह रही हैं कि लंबे समय से काम हुआ है, तो मैं कहता हूं लंबे समय से गुरुकुलों पर काम हुआ है उन्हें बर्बाद करने के लिए। गुरुकुलों को जीवंत करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज जो गुरुकुल का नाम बचा हुआ है, कुछ एक आचार्यों ने, कुछ एक सन्यासियों ने अपना जीवन लगाकर स्वयं को तबाह करके इन गुरुकुलों को जिंदा रखा है या गुरुकुलों की परिपाटी, परंपरा और नाम को जिंदा रखा है। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हमारे बीच में नाम हो सकता है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, पंडित भगवत दत्त जिज्ञासु, ये आचार्य बलदेव, ये वो नाम हैं जिन्होंने गुरुकुलों की परंपरा को जिंदा रखा। अभी आपके यहाँ पद्मश्री मिला, अब स्त्री हैं तो पद्मश्री मिला आचार्य सुकामा जी को, जो विश्वारा गुरुकुल चलाती हैं रुड़की में, रोहतक में। तो ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन जलाकर इन गुरुकुलों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन जलाकर इन गुरुकुलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक इन्हें खाद पानी नहीं मिलेगा, ये बढ़ेंगे नहीं। रही बात ये कहाँ तक सार्थक हैं और कहाँ तक बढ़ रहे हैं, तो जो वास्तव में गुरुकुल हैं वो लाइफ एजुकेशन आज भी पूरी मात्रा में दे रहे हैं। और आज इस देश में धर्म का जो तत्व बचा हुआ है, देखिए धर्म को 2 चीज़ों में समझिए। एक तो आजकल जिसे धर्म कहा जाता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब कम्युनिटीज़ हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो तत्व है ना। धर्म क्या है? धर्म तो डूज एंड डोंट्स। आपके डूज और डोंट्स क्या हैं? इसी का नाम धर्म है ना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लॉ, कानून। ना लॉ, कानून का मनुष्य के लिए कानून क्या है भाई? मनुष्य का एक जीवन होगा ना, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, समाज का कल्याण किससे होगा। जैसे एक छोटी सी बात सुनिए, जल, जंगल, जमीन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जल, जंगल, जमीन के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं? ये धर्म है। अब इसमें 2 धर्म हो गए, एक वो जो कहता है ऐसा ऐसा करो, और एक वो जो रोकता है कि ऐसा ऐसा मत करो। मत रोकना भी पड़ेगा ना भाई, पेड़ नहीं काटना है, आपको नदी का दोहन नहीं करना है, ये निषेध है। और एक विधि है, ऐसा करना है, आपको ये करना ही चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए, ये सब। तो कुल मिला के धर्म तत्व जो है वो आज भी जो जिंदा है वो इस कारण से जिंदा है क्योंकि कुछ लोग जलाकर अपने जीवन को इन गुरुकुलों की गाड़ी को खींच रहे हैं। योगेश जी, आपने बोला कि दूसरी जो शैक्षणिक संस्थान हैं जिनको लगातार आपने बोला कि फंडिंग मिल रही है सरकार की और हाँ, मदरसे, आप मदरसों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता, मेरा ये सवाल है कि आपको नहीं लगता कि गुरुकुल में लोग एक जैसे दोनों ही संस्थाओं को, दोनों ही शैक्षणिक संस्थानों को एक धर्म के साथ कनेक्ट किया जाता है, ये इस्लाम और ये हिंदुत्व। अब ऐसे में लोग ये कंपलसरी एजुकेशन मानते हैं कि भाई कुछ सालों तक आप मदरसा जाकर के पढ़ेंगे, आप अपने रिलीजन को समझेंगे, आप अपने कल्चर को समझेंगे, जो भी है आप अपने धर्म को समझेंगे। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंदुओं में मिसिंग है? वो गुरु के, कहीं हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, कहीं हमारे बच्चों में इंग्लिश ना बोल पाएँ, या कहीं हमारे बच्चे कि अच्छा गुरुकुल में पढ़ रहे हो, चोटी रखते हो, ये है। कहीं ना कहीं एक आपको लगता है कि हिंदुओं में एक टैबू है, वो चीज़ दूसरे धर्म में तो नहीं है। वो लोग तो आराम से भाई उसको प्रोपगेट करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, और उनको कोई शर्म भी नहीं आती कि हाँ ठीक है हम अपने धर्म को पढ़ने या सीखने जा रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हिंदुओं को इस चीज़ के लिए टारगेट किया गया है कि इन्हें कैसे सेक्युलर बनाया जाए। एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष।
क्या धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो सकती है? जब मैंने पढ़ना शुरू किया और पहली बार साइंस जो है अपने अलग अलग रूप में आया, पहले साइंस को सामान्य तौर पर छात्र पढ़ता है, लेकिन जब वो एक लेवल पर जाकर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में बढ़ता है, तो मैंने पहली बार जब केमिस्ट्री में पढ़ा तो वहाँ लिखा था हाइड्रोजन का धर्म क्या है। अरे बाप रे, हाइड्रोजन का भी धर्म है, नाइट्रोजन का धर्म है, ऑक्सीजन का धर्म है, पानी का धर्म है, बिजली का धर्म है, इनके भी धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? ये धर्म संसार में समझाया ही नहीं गया। रही बात हिंदुओं की, संसार में कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती है। आपके हाथ में घड़ी हुई बंधी हुई ये घड़ी, ये आपको समय बता रही है। ये समय बताना इसका धर्म है। क्या ये अपने धर्म से अलग हो जाएगी? और अगर ये अपने धर्म से अलग हो जाए, क्या आप इस घड़ी का प्रयोग करेंगे? इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पानी अगर अपना धर्म छोड़ दे, शीतलता छोड़ दे, तो पानी का उपयोग खत्म। अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे तो वो खत्म। कोई भी समाज अगर अपनी सामाजिकता छोड़ देगा तो वो समाज समाप्त हो जाएगा। हिंदुओं को सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और ये धर्मनिरपेक्ष बनाकर उन्हें उनकी संस्कृति से दूर किया गया। इसीलिए शनै शनै ये समाज मर रहा है। इस देश में रहने वाला 100% हिंदू आज घटकर 78% रह गया है। उसका कारण यही है कि इन लोगों को ये बताया गया कि धर्म अफीम है, धर्म बेकार की चीज़ है, धर्म का कोई लेना देना नहीं। यही बात कोई मदरसे में जाके नहीं कहेगा। ये प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है, हो सकता है आप एक साहसी जर्नलिस्ट होने के नाते किसी मुल्ला जी से भी ये प्रश्न पूछ लें, लेकिन क्या आम तौर पर ये चीज़ उन्हें पढ़ाई जाती है या उनसे पूछी जाती है कि भैया सेकुलरिज्म तुम्हारे भीतर भी होना चाहिए? सेकुलरिज्म केवल हिंदुओं के लिए और किसी के लिए सेकुलरिज्म नहीं है। इसीलिए आज वो वेद नहीं पढ़ते हैं। एक मुस्लिम माँ अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाती है, कुरान रटाती है। जब उसका निकाह होता है तो वो निकाह में कुरान देती है। लेकिन हिंदुओं को इस 1000 साल में, ये जो पिछला 1000 साल पतन का काल हमारा रहा, जिसमें 700 साल के आसपास मोटा मोटी मान लीजिए मुसलमानों का काल और 250 साल के आसपास ईसाइयों का काल, इस काल में 1000 साल थोड़े नहीं होते। 1000 साल में जो पढ़ाया गया है वो पढ़ पढ़ कर आज बेचारे इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ना तो उन्हें गीता से मतलब रहा, न उन्हें वेद से मतलब है, न दर्शन से मतलब है, न उपनिषद से मतलब है। उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मतलब रह गया। वो इसे ही उन्नति मानते हैं, इसे ही उन्नति मानते हैं। और इसीलिए जहाँ लाइफ एजुकेशन हिंदुओं में सबसे ज़्यादा निचले दर्जे पर गिरी है, वहाँ अन्य लोगों में लाइफ एजुकेशन किसी लेवल पर खड़ी है। चाहे वो लाइफ एजुकेशन दुनिया को बर्बाद करने के लिए ही हो, चाहे उनकी नैतिकता कैसी ही हो, लेकिन वो अपनी उस लाइफ एजुकेशन को बचाने में कामयाब है और हम खोने में कामयाब हैं। आप जिस तरह की मुहिम, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई हुई है गुरुकुल को लेकर के, स्वदेशी शिक्षा को लेकर के, आपको लगता है कि आने वाले, मैं बहुत लंबा समय नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं आने वाले 10 सालों के बारे में बात करें, आपको लगता है कि गुरुकुल का कल्चर बढ़ सकता है भारत में? अच्छा, मैं यहाँ 2 चीज़ें क्लियर करूँगा आपको। एक तो ये क्लियर करूँगा, मेरा जो संस्थान है उसका नाम है आर्ष विद्याकुलम। विद्याकुलम, जी, ठीक है ना, गुरुकुलम नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये क्लियर करूँगा, मैं जिस इंडिजिनस एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रहा हूँ वो गुरुकुलों के लिए नहीं, वो स्कूलों के लिए है। इस देश में जो पूरा स्कूल स्ट्रक्चर फैला हुआ है, स्कूल कल्चर फैला हुआ है, इस स्कूल कल्चर के लिए है। पिछले दिनों सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये उन्होंने लॉन्च किया। बस ऐसा ही समझिए कि हम भी एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं जो एजुकेशन पॉलिसी इस NEP 2020 के लेवल की एजुकेशन पॉलिसी होगी। बेसिकली आम समाज की समस्या ये है कि वो सिलेबस में और पॉलिसी में अंतर नहीं समझता। हमें यह कह दिया गया कि भैया अकबर नहीं पढ़ाया जाएगा, शिवाजी पढ़ाया जाएगा, तो हमने सोचा पॉलिसी चेंज हो गई, सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस कंटेंट चेंज हुआ है। मैं ये कहूँ अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, डायनेमिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, स्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा, ये सिलेबस कंटेंट चेंज हुआ है ना। मैं मेथिल एल्कोहल नहीं पढ़ाऊंगा, एथिल एल्कोहल पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस कंटेंट चेंज हुआ, पॉलिसी चेंज नहीं हुई। पॉलिसी में क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं। पॉलिसी के नाम पर जो चेंज हुआ है वो ये है कि आप 12वीं कक्षा में सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी आपको दी गई है। कितना सुंदर प्रस्ताव है। ये होना चाहिए कि फिलॉसफी के साथ आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, पहले नहीं पढ़ सकते थे। अभी तो खैर लागू होने में भी समय लग जाएगा, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि उस पॉलिसी, जिस पॉलिसी को, अच्छा एक चीज़ सोचते हैं हम लोग कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये हमें अंग्रेज़ों ने दिया। इससे पहले, जैसे मैं एक छोटी सी वो बताता हूँ आपको, मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी। मेरे पास मेरा एक छात्र आया, मुझसे आकर, जैसे ये जो युवक मेरे साथ आया है प्रांजल, ये IIT मद्रास में पढ़ता है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि एक इसी का और मित्र है, इसी के साथ पढ़ता है,
उसने कहा आचार्य जी एक कमाल की चीज़ आई। मैंने कहा क्या? बोले चैट जीपीटी होता है। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इससे कुछ भी पूछो ये जवाब देगा। तो मैंने उस चैट जीपीटी से पूछा कि भारतीय शिक्षा नीति और शिक्षण प्रबंधन कैसा था, भारतीय शिक्षा के क्या अंग थे, भारतीय शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था। चैट जीपीटी ने मुझे उत्तर दिया कि भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति में लोगों को पूजा पाठ, आध्यात्म, धर्म ये सिखाया जाता था। तो मैंने फिर उस पर जवाब दिया कि तुम झूठ बोलते हो, फरेबी हो। अगर यही सब पढ़ाया जाता था तो दीर्घ सिद्धांत भास्करी, लघु सिद्धांत भास्करी जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के ग्रंथ हैं, अंग्रेजों की पैदाइश से पहले के हैं, ये कहाँ से आए? उसने फिर अपने आप को करेक्ट किया। उसने कहा माफ़ कीजिए मुझसे गलती हुई, और फिर उसने गणित और साइंस के बारे में कहा। यही हमारे समाज की दशा है। हम गुरुकुल का मतलब ये लगा लेते हैं, गुरुकुल का मतलब है वो सिर पे बाल नहीं होंगे, लंबी चोटी होगी, कटी वस्त्र बांध के एक नंगा आदमी घूमता होगा, और शायद वो जंगल में रहता होगा, पत्ते बांध के उधर झिंगे लाला करके अपना जीवन बिताता होगा। गुरुकुल मतलब एक पिछड़ी हुई जगह। गुरुकुल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं। गुरुकुल का मतलब है आधुनिक से आधुनिक शिक्षा। गुरुकुल का मतलब है वो आधुनिकतम शिक्षा जिसमें आर्यभट्ट पढ़े। आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान दिया 3.121416 करके जो है। फिर दूसरे आर्यभट्ट जो थे, जिन्हें आर्यभट्ट द्वितीय कहा जाता है, उन्होंने पाई का मान दिया 22/7। दुनिया को पाई का मान देने वाले लोग, क्या अंग्रेजों से उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी, मैथमेटिक्स सीखा, साइंस सीखा? ये नहीं, उन्होंने हमारी शिक्षा में परिवर्तन किया। उन्होंने हमारी शिक्षा में परिवर्तन किया कि इस देश की सांस्कृतिक जड़ों को कैसे काटा जाए। दक्षिण अफ्रीका का एक प्रसिद्ध नाम आपने सुना है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कहा अगर आपको किसी जाति को गुलाम बनाना है तो पहले आप ऐसा कीजिए कि उसकी शिक्षण व्यवस्था की जड़ें काट दीजिए, उसके स्थान पर अपनी शिक्षण व्यवस्था को स्थापित कीजिए। इससे उनकी संस्कृति छूट जाएगी और वो आपके गुलाम होंगे। बस उन्होंने यही किया। हमारी संस्कृति वर्णाश्रम संस्कृति है, इसमें 4 वर्ण 4 आश्रम। वर्ण को बर्बाद करने के लिए उन्होंने क्या किया, विचार करके देखिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र युवराज राम गुरुकुल में बैठकर जिस टाट पट्टी पर पढ़ रहा है, उसी टाट पट्टी पर निषाद का लड़का गू पढ़ता है। जो उबली हुई लौकी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र खाता है, वही निषाद का पुत्र गू खाता है। ये समझिए, जिस कुटिया में चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र रहता है, उसी में गू रहता है। कारण शिक्षा की समानता। शिक्षा की समानता का कारण क्या? शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा में शुल्क था ही नहीं। अब एक अंतर देखिए, वो लोग शिक्षा में शुल्क लेके आए, इससे शिक्षा में असमानता पैदा हुई। कैसे असमानता पैदा हुई? मेरा लड़का, मैं अरबपति आदमी और आप सामान्य किसान परिवार हैं, तो आपका लड़का कहाँ पढ़ेगा? वो खिचड़ी स्कूल में, वो प्राइमरी स्कूल में। मेरा लड़का कहाँ पढ़ेगा? रेयान इंटरनेशनल स्कूल में, KR मंगलम में मेरा लड़का पढ़ेगा वहाँ। अब ये सोचिए, जो दुनिया के बेस्ट टीचर्स के बीच में पढ़ के 12वीं कक्षा पास कर रहा है, और दूसरा जिसके फेल होने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया है। कपिल सिब्बल साहब ने कह दिया भैया फेल कोई नहीं होगा, सब पास होंगे, ग्रेड दे देंगे। अब ये किसी तरह पहुंच गया है 12वीं कक्षा में। कारण क्या है? स्कूल में अध्यापक नहीं है, जो हैं वो कोरोना के टीके लगाने गए हैं, जनगणना करने गए हैं, उनकी इलेक्शन की ड्यूटी लगी है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं। और जिस लेवल के बच्चे जानते हैं, आप भी जानती हैं, अब जाते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सब लोग अपने तमगे लेकर गले में डाल सकते हैं राजनेता के, मैंने सुधार कर दिया है। सब जानते हैं कितना सुधार हुआ है। ये लड़का 12वीं कक्षा पास करके निकला, जो इससे निकला, और ये लड़का जो इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के निकला। क्या शिक्षा में समानता होगी? शिक्षा में समानता नहीं तो क्या अवसर समान होंगे? और अगर अवसर समान नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात की, मैंने कहा गुरुकुल की बात कही, मैंने कहा शिक्षा में समानता हो, क्या नहीं होनी चाहिए शिक्षा में समानता? अब्दुल का लड़का ही क्यों पढ़े उस स्कूल में जहाँ शिक्षा नहीं मिलती? अब्दुल का लड़का भी शाहरुख खान के लड़के के साथ रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बैठ के पढ़े। शिक्षा में समान अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ये महंगी और सस्ती शिक्षा करके बेचना, ये शिक्षा का व्यापारीकरण है और शिक्षा को बर्बाद करना है। इससे उन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था को बर्बाद किया, जहां सब लोग समान होते थे। आश्रम व्यवस्था को बर्बाद किया, ये घर से आने जाने वाली शिक्षा शुरू करके। हमारे यहाँ तो पूरी तरह बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन था। सरकार को भी जब शिक्षा में सुधार करना होता है, क्या वो बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन लेके नहीं आती? नवोदय विद्यालय क्या है? कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालय क्या है? सरकार को जब लगता है कि हमें एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी जनरेशन को निकालना है, तो वो आवासीय एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं।
हमारे यहाँ बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन था जिसे खत्म कर दिया गया, और बोर्डिंग स्कूलिंग एजुकेशन के आधार पे घर से आने जाने वाली शिक्षा हो गई। घर से आने जाने वाली शिक्षा में बालक उस समाज की गंदगी में खो के रह गया। वो देखता है देवरानी जेठानी के झगड़े, वो देखता है चाचा के और पापा के झगड़े, वो देखता है समाज की गंदगी, आतंकवाद, वो देखता है एक लड़के का एक लड़की का प्रेम प्रसंग, वो देखता है, वो सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। क्या स्कूल किसी बिल्डिंग का नाम है? स्कूल बिल्डिंग का नाम नहीं हो सकता। स्कूल उन 25 साल का नाम है जिन 25 साल में आप अपने आप को इस लायक तैयार करते हो कि आपको नागरिक कहा जा सके और आप इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन कर सको। वो अब्दुल का लड़का हो कि राम प्रसाद का, मैं इसमें भेद ही नहीं कर रहा हूं। इसमें भेद कहां कर रहा हूं? भेद वो लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं ना मैं अपने मजहब की शिक्षा जरूर दूंगा। भेद तो वो कर, मैंने तो भेद किया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं सबको समान शिक्षा मिले और समान भाव से शिक्षा मिले। मुझे तो लगता है तो मुसलमानों को इस बात में प्रसन्न होना चाहिए और वो प्रसन्न होंगे भी, और वो इस एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत करेंगे।